पूरी टीम ओबामा के सामने सबसे पहला ऑप्शन रखती है कि हम बाय एयर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसेंगे और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक कर देंगे। जितना बड़ा ये कंपाउंड है, टोटल 24 बम लगेंगे और किसी भी यूएस के कमांडो को लेकर जान का रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने दिक्कतें भी बताई कि इस पूरे एरिया में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा जिससे सिविलियंस जो हैं उनकी भी जान जा सकती है। आसपास एक छोटा मोटा अर्थक्वेक भी आ सकता है और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी पता ही ना चल पाए कि ओसामा वहां पे था भी कि नहीं, क्योंकि डीएनए के जो एविडेंस है वो भी मिटने के चांसेस हैं इसमें। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दुनिया भर में रेपुटेशन खराब होगी, पाकिस्तान से रिलेशन खराब होंगे और हमें एक दूसरी कंट्री के ऊपर स्ट्राइक करने को डिफेंड करना जो है वो बहुत मुश्किल पड़ेगा और गलती से भी अगर कोई सिविलियन मर गया तो दिक्कतें और बड़ी हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि प्रिसाइज ड्रोन किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने दिक्कत बताई। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ओसामा के वहां से बच के भागने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और यूएस इस बार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। 10 साल से वो इस चीज का वेट कर रहे थे। एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बायलैटरल ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन ओबामा ने साफ मना कर दिया था कि किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और फिर इसके बाद ये सारा डिस्कशन हो गया तो एडमिरल मैकरेवन ने कहा कि सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि हमारी जो स्पेशल टीम है बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म करे इस कंपाउंड के अंदर जाए और ओसामा को सामने से आइडेंटिफाई करके खुद मारे और आसपास किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। चुपचाप स्पेशल फोर्सेस जाएंगी, अपना काम करेंगी और करके वापस आ जाएंगी। और इस ऑप्शन में ये अच्छी चीज थी कि इन केस अगर ओसामा कंपाउंड में नहीं मिला तो इस बात को दबाना बहुत आसान होगा। नेगेटिव इस ऑप्शन में बस यही था कि जितने भी ऑफिसर्स जाएंगे उनकी जान बहुत रिस्क पे रहेगी। अब ये सारी डिटेल्स सुनने के बाद ओबामा थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान को बिना बताए नेवी सील ऑफिसर इस कंपाउंड में जाके ओसामा को खुद मारेंगे, इस ऑपरेशन के लिए गो अहेड दे देते हैं और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। नेपच्यून स्पेयर इसलिए रखा गया क्योंकि नेवी सील की टीम को जाना था इस ऑपरेशन के लिए और नेपच्यून नाम उनके समुद्री हेरिटेज को दिखाता था और स्पेयर का मतलब होता है भाला, जो एक प्रिसाइज और इफेक्टिव का सिंबल होता है। तो अब यहां से ये तो डिसाइड हो गया था कि इस कंपाउंड में एक्शन करना है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाया जा सकता था प्रिपरेशन करने में क्योंकि ओसामा भाग भी सकता था। और एडमिरल मैकरेवन जो थे उन्होंने ओबामा को एश्योरेंस दिया था कि कैसे भी करके 3 वीक में वो सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। और जैसे ये मीटिंग खत्म होती है इसके नेक्स्ट डे से ही सारे लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं। यूएस के सबसे बेस्ट ऑफिसर चाहिए थे और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद नेवी सील की टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन, इनको सेलेक्ट किया गया कि यही ऑपरेशन करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हेलीकॉप्टर को बहुत ही लो हाइट पे पाकिस्तान के रेडार से बचा के हैंडल करना और लेके जाना। इसके लिए यूएस आर्मी के 160 स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के पायलट्स ले लिए गए। ये इस तरह की सिचुएशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो ऐसे करके टोटल 24 ऑफिसर सेलेक्ट किए गए जो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट थे और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। और ये जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे इनको किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया गया था कि ये ओसामा को मारने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बस इनको इतना बताया गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में एक ऑपरेशन करना है और उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और फिर ये सारी चीजें होने के बाद 10th of April 2011 को ये जितने भी ऑफिसर्स थे जिनको सेलेक्ट किया गया था इनको नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाया जाता है। और जब सारे ऑफिसर्स वहां पे पहुंच गए तो उनके सामने एबटाबाद वाला जो कंपाउंड था उसका एक मॉडल रखा हुआ था और वहीं से थोड़ी दूर पे एग्जैक्ट सेम साइज का कंपाउंड रेडी किया गया था ताकि ये सारे लोग प्रिपरेशन कर सकें। और इसके बाद इसी कंपाउंड के अंदर, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका थी उस ओरिजिनल कंपाउंड की, ये सारी टीम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। और प्रैक्टिस के टाइम में ही इन्होंने अपनी टीम में एक बेल्जियन ब्रीड का डॉग जिसका नाम कायरो था उसको भी ऐड कर लिया और इस डॉग को भी ये डेली अपने साथ हेलीकॉप्टर से कुदाने की प्रैक्टिस करते थे। और इस ग्रुप के अंदर पश्तो ट्रांसलेटर को भी रखा गया था ताकि ऑपरेशन के टाइम पे जब ये कंपाउंड से लोगों को निकाल रहे होंगे, उनको पकड़ रहे होंगे, ताकि उनसे बात करी जा सके, उनसे डिटेल्स निकाली जा सके। और फिर इसके अगले 5 दिन तक ये उसी मॉडल पे फ्लोर बाय फ्लोर प्रैक्टिस करते हैं और लो हाइट पे प्लेन को उड़ाना उतारना ये डेली बेसिस पे करते हैं। और फिर 5 दिन बाद यानी कि 18th of April 2011 को इस पूरी टीम को यूएस के नेवाडा की एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाके
सेम मॉडल पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि नेवाडा और अफगानिस्तान का टेम्परेचर और एलिवेशन जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। तो एक तरफ तो इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ और भी टीमें बनाई गई थी और उनको भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडी किया जा रहा था। जैसे अगर ओसामा ने सरेंडर कर दिया तो रूल के हिसाब से यह था कि उसको मार नहीं सकते, उसको अरेस्ट करना होगा। तो एक टीम बनाई गई थी जिसमें लॉयर्स, इंटरप्रेटर्स वगैरह थे, ताकि अरेस्ट करके उस टीम के पास ओसामा को लाया जा सके। और इस इंटेरोगेशन टीम को रेडी करके अरेबियन सी में यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पे प्रैक्टिस करवाई जा रही थी और रेडी करवाया जा रहा था कि इन केस अगर ओसामा सरेंडर कर देता है तो उसको इसी एयरक्राफ्ट पे लाया जाएगा और ये स्पेसिफिक टीम जो है उसका इंटेरोगेशन करेगी। इसके बाद एक और टीम बनाई गई जिसको रोडेज और जॉर्ज लिटिल हेड कर रहे थे। इस टीम का काम था इस पूरे ऑपरेशन के बाद मीडिया को क्या कहना है। अलग अलग सिनेरियो के लिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे अगर ओसामा मारा जाता है तब क्या कहना है मीडिया से, सरेंडर करता है तब क्या कहना है, नेवी सील अगर पकड़े जाते हैं या ऑपरेशन फेल हो जाता है उस केस में मीडिया को क्या ब्रीफिंग करनी है। इस टीम ने हर सिचुएशन के लिए मीडिया को क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सारी चीजें रेडी कर ली थी। और इसके साथ साथ मार्क केल्टन और एम्बेसडर कैमरॉन जो थे, इन्होंने भी अपने 2 प्लान रेडी करके सबमिट कर दिए थे। इस प्लान में यह था कि अगर नेवी सील ऑपरेशन में कहीं फंस जाते हैं तो भागना कैसे है। इसमें इन्होंने 2 प्लान रेडी करके एक इंडियन बॉर्डर की तरफ से एग्जिट रूट बनाया था, दूसरा कराची की तरफ से इन्होंने एग्जिट प्लान बनाया था, जहां पे इन्होंने यूएसएस कार्ल विंसन शिप को वहां पे तैनात कर रखा था ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें रेडी करने के बाद जो मोटा मोटी जो इन्होंने प्लान बनाया था वो ये था कि ये सारी टीम जो है वो पहले यूएसए से ट्रेनिंग वगैरह लेके अफगानिस्तान की जलालाबाद में जो यूएस का एयरबेस है वहां पे जाके रुकेंगी और ऑर्डर्स का वेट करेंगी। और जलालाबाद वाले एयरबेस में टोटल 5 हेलीकॉप्टर्स, 2 UH-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स और 3 बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स इनका वेट करेंगे। और जब गो हेड मिलेगा तो ये लोग इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस से लो हाइट पे उड़ा के पाकिस्तान के रेडार से बच के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ये स्पेशल थे, इनको कस्टमाइज भी किया गया था। इनके जो हीट सिग्नेचर थे वो एकदम लो थे, साउंड एकदम कम थी, इनको पकड़ पाना बिल्कुल मुश्किल था। इन्होंने डिसाइड किया था कि जलालाबाद वाले एयर स्पेस पे जहां पे 5 हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें से एक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो वहीं एयरबेस पे वेट करेगा ताकि फ्यूल वगैरह का बैकअप चाहिए हो तो काम आए। बाकी के जो 2 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून काला ढाका स्वेट की जो पहाड़ियां हैं उस एरिया में रुकेंगे, जो कि ओसामा वाले कंपाउंड से 50 माइल्स की दूरी पे थे। इसको भी एज अ बैकअप रखा गया था, जिसके अंदर 24 ऑफिसर्स की क्विक रिएक्शन टीम थी, ताकि अगर कंपाउंड से हैवी रिटेलिएशन आए तो ये लोग भी कंपाउंड के पास पहुंच जाएं। और बाकी जो 2 US-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे, इनका मेन काम था ओसामा वाले कंपाउंड पे जाना और ऑपरेशन को पूरा करना। इसके साथ साथ RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन जो था वो पूरे कंपाउंड के ऊपर रहेगा और हर एक चीज मॉनिटर करेगा। तो ये प्लान इन्होंने सेट किया था और एज पर प्लान 26 अप्रैल 2011 को पूरी टीम पहले अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पहुंचती है, एक दिन यहां पे रेस्ट करती है और नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल को अफगानिस्तान के जलालाबाद वाले एयरबेस पे पहुंच के सारी टीम ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ऑर्डर्स का वेट करने लगती है। अब इसके नेक्स्ट डे यानी 28 अप्रैल 2011 को ओबामा मीटिंग करते हैं और मॉर्निंग में 8:20 पे इस पूरे ऑपरेशन के फाइनल अप्रूवल पे साइन कर देते हैं। और साइन होते ही 38 अप्रैल 2011 की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन जैसे ही डेट फिक्स की जाती है उसी टाइम पे वेदर की जो रिपोर्ट होती है वो खराब आने लगती है। इस दिन फॉग ज्यादा दिखाने लगता है, तो इसकी वजह से ये लोग अब डेट चेंज करके 1 मई 2011 की ऐतिहासिक डेट फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद एक ही दिन बचा था ओसामा को पकड़ने के लिए और फिर इसके बाद सारी प्रिपरेशन होने के बाद फाइनली 1 मई 2011 का वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है, जिस दिन पूरी दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन होने वाला है। यूएस और अफगानिस्तान का टाइम जोन अलग था, तो इनके टाइम में डिफरेंस था। यूएस में टाइम हो रहा था दिन के 1:22 ईस्टर्न टाइम और अफगानिस्तान में रात के 11 बजने वाले थे। और इसी स्पेसिफिक टाइम पे पनेटा और मैकरेवन इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यूएसए के टाइम के हिसाब से करीब 2 बजे इस टाइम पे ओबामा जो थे वो गोल्फ खेल के
व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आके बैठ जाते हैं और हर चीज का अपडेट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रात के 11:30 बज चुके थे और ओसामा रात में खाना खाने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे सोने चला जाता है। ओसामा को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इनके साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद अफगानिस्तान का जो जलालाबाद वाला एयरबेस था जहां इतने टाइम से टीम वेट कर रही थी, तो एज पर प्लान 5 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर जो था CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, वो एज अ बैकअप वहीं रुक जाता है। बाकी के जो 4 हेलीकॉप्टर थे, 2 चिनूक और 2 ब्लैक हॉक्स, ये रडार से बच के पाकिस्तान के स्वेट वैली की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और 15 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री कर देते हैं। और जैसी एंट्री होती है ये बिल्कुल लो हाइट पे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और पाकिस्तान का रडार था वो इनको नहीं पकड़ पाता है। अब इसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर करीब 12 बजे स्वात वैली पहुंचते हैं और यहाँ पे 4 में से 2 चिनूक, जिसमें क्विक रिएक्शन टीम थी, वो वहीं पाकिस्तान के काला ढाका स्वात में पहाड़ियों में रुक के वेट करते हैं एज अ बैकअप। कमांडर एडमिरल विलियम मैकरेवन अफगानिस्तान के जलालाबाद में बैठ के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक एक चीज का अपडेट दे रहे थे और ऑफिसर्स और ड्रोन जो थे उसमें कैमरे लगे हुए थे, तो कैमरे की वजह से सिचुएशन रूम के अंदर ओबामा और उनकी जो टीम थी वो लाइव देख रही थी। ये है वो फेमस इमेज, आप नोटिस करोगे ओबामा गोल्फ के कपड़ों में बैठे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद रात में स्वेट वैली से 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स ओसामा के कंपाउंड में ऑपरेशन करने के लिए निकलते हैं और 30 मिनट के अंदर यानी 12:30 के अंदर ये दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा के कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस पूरे कंपाउंड का लेआउट है, ये मेन गेट है, ये यहाँ पे ये लोग गार्बेज वगैरह जलाते थे, इस साइड इन्होंने सब्जी उगाई थी। ये इधर से मेन कंपाउंड में घुसने से पहले एक रूम पड़ता है, यहाँ पे इब्राहिम और उसकी फैमिली सो रही थी और इधर ये जो मेन कंपाउंड था इसके ग्राउंड फ्लोर पे अबरार और उसकी फैमिली सो रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे ओसामा का बेटा खालिद था और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ओसामा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ सो रहा था। अब पहला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें 12 नेवी सील कमांडर्स थे, इस टीम का नाम था चॉक 1। और दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें भी 12 नेवी सील्स थे, इनके साथ एक डॉग और एक ट्रांसलेटर भी था, इनकी टीम का नाम था चॉक 2। अब इसके बाद चॉक 2 वाला जो हेलीकॉप्टर था वो हवा में ही रहता है और इसमें से एक नेवी सील ऑफिसर डॉग के साथ उतरता है और उतर के ये इस तरफ कंपाउंड के मेन गेट पे जाके गार्ड करता है ताकि कोई भी बाहर से आए या कोई भागने की कोशिश करे तो उसको संभाला जा सके। और इसके बाद 3 और नेवी सील ऑफिसर रोड पे उतरते हैं और वहीं रोड पे उतर के वेट करने लगते हैं। और फिर इसके बाद बाकी नेवी सील ऑफिसर जो थे वो भी उतरते हैं और रोड की साइड वाली वॉल से कूद के ओसामा वाला जो मेन कंपाउंड था उसकी तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते ही ये पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर देते हैं ताकि कंपाउंड के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मूवमेंट करने में दिक्कत हो और कुछ भी दिखे नहीं। बाकी इस ऑपरेशन के अंदर बाकी जितने भी नेवी सील्स ऑफिसर थे उन्होंने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे थे, उनको साफ दिख रहा था। अब इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो इस साइड से उतरना स्टार्ट करता है, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए डाउनवर्ड एयर फ्लो में फंस जाता है, जिसकी वजह से सेटलिंग विद पावर नाम का एक एरोडायनेमिक फिनोमेना हो गया था और हेलीकॉप्टर ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था, वो अनस्टेबल हो गया था। ट्रेनिंग के टाइम पे इन्होंने जो कंपाउंड बनाया था उसकी जो वॉल थी वो छोटी हाइट की थी और उसमें चेन लिंक फेंसिंग थी, जबकि जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसकी हाइट भी ज्यादा थी और वो कंक्रीट की बनी हुई थी। तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड उसमें लगते हैं और हेलीकॉप्टर अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी पायलट ने दिमाग लगा के हेलीकॉप्टर को नोज पे लैंड करवा दिया। इससे बाकी जो नेवी सील्स ऑफिसर्स थे वो सेफली बाहर निकल जाते हैं। अब ओरिजिनल प्लान तो ये था कि जो 24 नेवी सील ऑफिसर्स हैं इनको ये दोनों हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद थोड़ी दूर पे जाके जहां एक सीक्रेट और सुनसान इलाका था वहां पे जाके दोनों हेलीकॉप्टर वेट करेंगे और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों हेलीकॉप्टर वापस कंपाउंड पे आएंगे, नेवी सील ऑफिसर्स को लेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे यहाँ से और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो प्लान चेंज करना पड़ गया और दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से जो पूरा ऑपरेशन था अब छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगले दिन यूएसए का क्रैश हेलीकॉप्टर जब लोग देखते तो समझ जाते कि यहाँ पे क्या हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस क्रैश की वजह से अब ये मिशन जो है वो सीक्रेट नहीं बचा था, अब दुनिया को पता चलना ही था कि यूएस ने यहाँ पे ऑपरेशन किया है और इसी वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर वहीं रुक जाता है। और जो ड्रोन था वो ऊपर से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर मॉनिटरिंग करता है और स्नाइपर्स जो थे वो भी अपनी अपनी पोजीशन लेके इस कंपाउंड को चारों तरफ से देख रहे होते हैं। इसके बाद पूरे एबटाबाद की लाइट चली जाती है, ये भी CIA के प्लान का एक हिस्सा था ताकि ज्यादा विजिबिलिटी ना हो और लोगों को ज्यादा पता ना चले। लेकिन एक शोएब अतर नाम का आदमी जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था उसने उस टाइम अपने ट्विटर हैंडल रियली वर्चुअल से ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर एबटाबाद रीजन एट 1 AM इज अ रेयर इवेंट। अब इसके बाद ये जो टीम थी
इस तरफ से घुसती है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके गेट तोड़ती है। फिर इस साइड जाती है। इसमें इब्राहिम और उसकी फैमिली थी और इन्होंने रूम अंदर से बंद कर रखा था और सील टीम के मैथ्यू जो थे वो इस रूम के पास गए तो बंद रूम के अंदर से ही इब्राहिम ने गोलियां चला दी। इधर से नेवी सील भी गोली चलाते हैं और इब्राहिम मारा जाता है। और फिर जब इब्राहिम मर जाता है तो गेट खोल के इब्राहिम की वाइफ निकलती है क्योंकि उसको डर था कि बच्चों को कहीं गोली ना लग जाए। बच्चे जो थे इन्होंने बोरियों के पीछे छुपा रखे थे। मैथ्यू अपनी टीम के साथ इन लोगों को वहीं सरेंडर कराता है, बच्चों को भी वहीं रोकता है। उसके बाद अपनी टीम के साथ मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ता है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके दूसरा गेट भी तोड़ते हैं। अब जब ये मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं वहां पे ओनील की टीम ट्रांसलेटर के साथ मेन कंपाउंड की तरफ ऑलरेडी बढ़ रही थी। इस टाइम पे हेलीकॉप्टर पूरे कंपाउंड के चक्कर लगा रहा था और ओसामा की दिक्कत ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर पे खिड़की नहीं थी, तो वो चाह के भी नीचे क्या चल रहा है उसको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। अब इसके बाद यहां से नेवी सील जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती है। यहां पर अबरार, उसकी वाइफ और 3 बच्चे होते हैं और यहां से ट्रांसलेटर जो था वो अबरार को उसी की लैंग्वेज में आवाज मारता है और फिर जैसे ही अबरार दिखता है अबरार को ये लोग गोली मार देते हैं। उसकी वाइफ को भी एक गोली लगती है और सारे बच्चे और जितनी फीमेल थी कंपाउंड को उन सबको ये इकट्ठा करके एक जगह कर दे रहे थे। अब इसके बाद नेवी सील की टीम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है जहां पे ओसामा का बेटा खालिद था। ओसामा के बेटे ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करी लेकिन नेवी सील ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया और अभी भी पूरी टीम ओसामा को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद ओनील अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। अब जब ओनील की टीम ऊपर फ्लोर पे पहुंचती है तो नाइट विजन में इनको एक लंबा आदमी दिखता है जो कि ओसामा ही होता है। ओसामा की वाइफ अमाल जो थी वो ओसामा को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही ओसामा अपनी वाइफ को सील टीम के ऊपर ढकेल देता है। और शुरू में तो सील टीम एकदम पीछे की तरफ भाग जाती है क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं अमाल जो है उसने की जैकेट ना पहन रखी हो, पर ऐसा होता नहीं है। और फिर जब वो चेक कर लेते हैं तो ओनील अपनी टीम के साथ अमाल के घुटने में गोली मारता है और फिर 1:10 पे ओसामा के फोरहेड पे लेफ्ट आंख के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। अब यहां से ओसामा मर तो गया था लेकिन अभी भी सील टीम जो थी उसको कंफर्म नहीं पता था कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा ही है कि नहीं। नेवी सील ऑफिसर बीसन नेट ने बेड से एक चादर उठाई और ओसामा के मुंह को भी साफ किया, फोटो भी खींची और आगे भेजी। 15 मिनट तक यही सब चलता रहा और ये कंफर्म करते रहे कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा है कि नहीं। इन्होंने ओसामा की हाइट भी नापने की कोशिश की लेकिन मेजरिंग टेप जो था उसको लाना भूल गए थे। इसके बाद जो ट्रांसलेटर था वो ओसामा की बेटी सुमयान और मरियम से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो मरियम तो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है ये, लेकिन सुमैया जो थी वो सच बोल देती है कि उसका फादर ओसामा है। और फिर डबल कंफर्म करने के लिए तीसरी बेटी जो 11 साल की थी सैफैया, इससे भी पूछा जाता है, ये भी कहती है कि ओसामा है। और फिर ओसामा की दूसरी वाइफ खैरिया जो थी उससे पूछा जाता है तो वो भी ये कहती है कि ये जो आदमी मारा गया ये ओसामा ही है। और तब जाके जो नेवी सील की टीम थी उनको कंफर्म होता है कि उन्होंने ओसामा को मार दिया। और फिर इसके बाद ये अफगानिस्तान में बैठे मैकरेवन को सैटेलाइट फोन से कॉल करके बोलते हैं जेरोनिमो इकिया। जेरोनिमो CIA की टीम ने ओसामा का निकनेम रखा था और इकिया का मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन। सेम चीज व्हाइट हाउस में भी बता दी जाती है। और इसके बाद तो 11:35 पे ओबामा पूरी दुनिया को बताते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया पाकिस्तान के अंदर और ओसामा को मार दिया। जो स्पीच बोली थी ये भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। और उसके बाद ये लोग ओसामा की जो बॉडी थी उसको V-22 एयरक्राफ्ट में डाल के मुस्लिम रिचुअल्स के साथ अरेबियन सी में डाल देते हैं।